हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर का। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, मतलब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लास्ट वाले क्लास में डिस्कस की थी। जितने भी रिमेनिंग लॉस थे, आई मीन टू से जितने भी आपके गैशियस लॉस थे, वो सारे के सारे लॉस मैंने लास्ट वाले क्लास में कवर करवा दिए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था एक आइडियल गैस क्या होता है, एक रियल गैस क्या होता है, और मैंने इसी के साथ साथ आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताया था। तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं रिकैप में कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन में मैंने आपको जो चीज़ बताई थी वो ये बताई थी कि जो आपका पीवी होता है इसी का मतलब एनआरटी होता है। ये वाला इक्वेशन मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बता दिया था। ठीक है, कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी ये आपके आइडियल गैस का इक्वेशन होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने हमारी क्लास को एंड किया था। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ ना इसी के कंटिन्यूशन की, तो इसी के कंटिन्यूशन में दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन मेरे सामने है, लेकिन अगर कभी मुझे ऐसा आ जाए कि मास कैलकुलेट करो, या कभी मुझे ऐसा आ जाए कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, तब मैं कैसे करूँगी। दिमाग में बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि ठीक है भाई, आइडियल गैस इक्वेशन मेरे सामने है, ठीक है भाई, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, बट अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि मास कैसे कैलकुलेट करोगे, कभी क्वेश्चन में पूछा जाए मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे, तब जाके हम लोग बड़े फंस जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन मेरे सामने है, बट मैं मास और मॉलिक्यूलर मास से निकाल सकती हूँ। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअली रिलेशन क्या होता है सभी पैरामीटर्स के बीच में। मास और मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या कोई एक्सप्रेशन है मेरे पास, और अगर वो एक्सप्रेशन है तो क्या है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे हमारे आइडियल गैस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मास एंड मॉलिक्यूलर मास। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है, बुक के हेडिंग के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो बुक के हेडिंग में इसी को दे रखा है एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास। एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास, एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास। एक बात याद रखना है कि मोलर मास को ही मॉलिक्यूलर वेट भी बोला जाता है, ये बात याद रखना है। इसी को आप लोग मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को बस एक ही वर्ड पता होता है मोलर मास, बट एग्जामिनर हमारे साथ चालाकी करता है। वो क्या करता है, वो मोलर मास ना पूछ के कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेता है, कभी कभी वो मॉलिक्यूलर मास पूछ लेता है। तो हमको ये तीनों वर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि मुझे एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ मास एंड मॉलिक्यूलर मास। बहुत सिंपल है, चलिए देखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ ना आइडियल गैस इक्वेशन की, आइडियल गैस इक्वेशन की अगर मैं बात करती हूँ आइडियल गैस इक्वेशन की, तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से जो इक्वेशन है वो है आपका पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे मास या मॉलिक्यूलर मास चाहिए। अब आधे लोग बड़े सोच विचार में पड़ जाएंगे, मास मॉलिक्यूलर मास लाऊं तो कैसे लाऊं। तो बस आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रट्टा भी नहीं मारना है, बस इतना याद रखना है भाई ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। इस एन का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। और आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ते आए हो कि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ही क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मास, और यहाँ पे आएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। याद रखना है, इसी मॉलिक्यूलर मास को आप मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो, मोलर मास भी बोल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। बस दिमाग में इतनी चीज़ फिट कर लेना, ये जो एन होता है ना, इसी का मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। इसी मास को हम लोग एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, छोटे एम से, और इसी मॉलिक्यूलर मास को हम लोग एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अब ये है आपका पीवी। इस एन के जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, छोटा एम अपॉन एम, और यहाँ पे रहेगा आपका आरटी। ठीक है, अब मैं इसको और कैसे अरेंज करके लिख सकती हूँ, ज़रा देखना इधर। ये वाला एम ऊपर चले जाएगा, इसी का मतलब छोटा एम आर टी अपॉन पीवी। देखो एक बार फिर से देखना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन आया। दिमाग में क्वेश्चन ये था कि चलो भाई आइडियल गैस इक्वेशन मेरे सामने है, मुझे उससे क्या,
मुझे ये बताओ कि मास या मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना हो तब क्या करेंगे? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस n के जगह पे, मतलब इस नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे मैं क्या करने वाली हूँ? मैं लिखने वाली हूँ भाई मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वही लिख दिया मैंने। अब बुक में आप लोग बोलेंगे मैम बुक में तो ये एक ही एम है कैपिटल वाला, फिर आपने दो दो क्यों लिखे? आपकी इच्छा, आप उसको कैसे भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन करेक्टली लिखना है एक्सप्रेशन को बस। तो देखो, इस मास को मैंने छोटे m से रिप्रेजेंट किया, इस मॉलिक्यूलर मास को मैंने कैपिटल mm से रिप्रेजेंट किया, मॉलिक्यूलर मास। बस इसी n के जगह पे मैंने ये वाला वैल्यू लिख दिया। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। ये आपका इक्वेशन 1 है, इसमें मैंने आपके n का वैल्यू पुट अप कर दिया, इस mm को ऊपर भेज दिया, ये pv नीचे आ गया, mm को ऊपर भेज दिया, pv नीचे आ गया, और मुझे एक्सप्रेशन मिल गया। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है भाई? ये एक्चुअली आपके आइडियल गैस का ही तो इक्वेशन है, लेकिन ये आइडियल गैस का इक्वेशन आपका अब किसके टर्म्स में आ गया? मास और मॉलिक्यूल मास के टर्म्स में, जो मुझे एक्चुअली रिक्वायर्ड था, जिसका मुझे एक्चुअली नीड था। ठीक है, समझे या नहीं समझे? मतलब कहना मुझे ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन रट्टा मारने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच में, तभी जाके आप लोग न्यूमेरिकल को एग्जैक्टली करेक्ट तरीके से करके आएंगे। लो भाई, इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे कंबाइंड गैस लॉ की तरफ कि कंबाइंड गैस लॉ होता क्या है। एक्चुअली अगर वर्ड बोला जाए ना तो कंबाइंड गैस लॉ वर्ड ना, एक्चुअली अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो बड़ा अजीबोगरीब है, कंबाइंड गैस लॉ। दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं, ये गैस लॉ है तो है क्या चीज़? कंबाइंड नाम दे रखा है। तो चलिए देखेंगे एकदम इसको इजी फॉर्म में कि कंबाइंड गैस लॉ होता क्या है। ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग हमारे कंबाइंड गैस लॉ को। कंबाइंड गैस लॉ, चलिए देख लेते हैं एक बार कंबाइंड गैस लॉ को। तो अगर मैं बात करती हूँ ना कंबाइंड गैस लॉ की, तो कंबाइंड गैस लॉ में सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये है कि अगर मैं बात करती हूँ एक गैस की, लेटस से मैंने बात की है फर्स्ट गैस की, और लेटस से मैंने बात की है सेकंड गैस की, मतलब मैंने दो गैसेस को लिया है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम दो ही गैस क्यों ले रहे, हम लोग क्या 3 गैस नहीं ले, 4 गैस ले ले? आप लोग कितनी भी गैसेस कंसिडर कर सकते हो, बट हाँ एक गैस मत कंसिडर करना। क्यों? क्योंकि भाई इसका नाम ही है कंबाइन। कंबाइन मतलब क्या होता है? मिलाना, ऐड करना, और ऐड करने के लिए कम से कम 2 तो रहना ही पड़ेगा ना भाई। अगर एक ही गैस कंसिडर करोगे तो कहाँ से कंबाइन करोगे? कंबाइन करने के लिए कम से कम 2 गैस तो चाहिए भाई। तो बस मैंने वही 2 गैस ली, काम खत्म। चलिए अब मूव करेंगे। अगर बात की जाए आइडियल गैस इक्वेशन की, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करती हूँ ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन में मैंने क्या जाना? मैंने यहाँ पे ये जाना कि PV इक्वल्स टू nRT होता है। आइडियल गैस इक्वेशन में मैंने क्या जाना? PV इक्वल्स टू nRT होता है। दैट्स सो सिंपल। चलिए भाई, अब मैंने फर्स्ट गैस ली, यही वाले आइडियल गैस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया PV इक्वल्स टू nRT। यही वाले आइडियल गैस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया PV इक्वल्स टू nRT। क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं भाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क मुझे नहीं पड़ा। मैंने फर्स्ट गैस ली, सेकंड गैस ली, दोनों के लिए ये वाली चीज़ लिख दी। चलो अब आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोगों ने जो यहाँ पे जाना वो ये जाना, ठीक है, ज़रा ध्यान देना इधर। यहाँ पे सपोज मैंने प्रेशर 1 लिया है, वॉल्यूम 1 लिया है, टेम्परेचर 1 लिया है। यहाँ पे मैंने प्रेशर 2 लिया है, वॉल्यूम 2 लिया है, टेम्परेचर 2 लिया है। अब आधे लोग बोलेंगे ये क्या चल रहा है मैम? सुनो भाई, इसका नाम ही क्या है? फर्स्ट गैस, इसलिए मैंने इसके प्रेशर को 1 लिया, 1 मान के चल रही हूँ, V को 1 लिया और T को भी 1 लिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के मैंने कांस्टेंट मेंटेन किए। ठीक है, और ये तो R तो कांस्टेंट है, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स को मैंने कांस्टेंट मेंटेन किया। नीचे आ गए भाई। अब मैंने बात की सेकंड गैस की, तो सेकंड गैस में क्या होगा भाई? जैसे फर्स्ट गैस में P1, V1 और T1 लिया, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस सेकंड गैस में मैं क्या लूंगी? P2, V2 और T2। दैट्स इट। चलिए अब क्या होगा, आगे की बात करेंगे। आगे की बात, आगे का पार्ट मेरा जो कहता है वो ये कहता है कि अगर मैं थोड़ा इसी के आगे मूव करती हूँ, यहाँ पे भी मैं इसी के आगे मूव करती हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू N इंटू R।
बिल्कुल लिख सकते भाई। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये P1 था, ये V1 था, इस T1 को यहाँ से यहाँ भेज दिया, इस T1 को यहाँ से यहाँ भेज दिया, काम खत्म, इक्वल्स टू NR। ये हुआ भाई आपका इक्वेशन नंबर 1। नीचे आ गए, इसमें भी बिल्कुल वही काम करना है। ये है आपका P2, ये है आपका V2 अपॉन ये T2 को नहीं चला लिए, T2 किसी का नाम भी हो सकता है, ये T2 को नहीं चला लिया, नहीं चला लिया भाई, बचा क्या, N इंटू आर ही तो बचा ना। ये हो गया भाई आपका इक्वेशन नंबर 2। मतलब मैंने एक्चुअली किया क्या, मैंने किया कुछ भी नहीं, मैंने बस 2 गैस कंसिडर की। अब आधे लोग बोलेंगे 2 ही गैस क्यों कंसिडर की, 1 क्यों नहीं किए? तो भाई सुनो ना, इसका नाम ही है कंबाइन गैस लॉ। अगर 2 गैस लोगे ही नहीं तो कंबाइन कहाँ से करोगे? कंबाइन करने के लिए कम से कम 2 गैस तो चाहिए ना। 1 गैस लेंगे तो कंबाइन क्या करोगे भाई, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 गैस ली। जब फर्स्ट लिया तो 1 1 1 लिख दिया, सेकेंड लिया तो 2 2 2 लिख दिया, इसको इस T1 को नीचे भेज दिया, इस T2 को नीचे भेज दिया। अब आधे लोग बोलेंगे ये क्यों किया आपने? तो सुनो भाई, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करना है, आप लोगों ने ये देखा इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं क्या करने वाली हूँ, इक्वेट करने वाली हूँ। अब आधे लोग बोलेंगे क्यों इक्वेट कर रहे भाई? तो सुनो भाई, यहाँ पे भी इसके राइट हैंड साइड में क्या है, NR, इसके भी राइट हैंड साइड में क्या है, NR। अगर राइट हैंड साइड है सेम तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे रहते हैं, सेम। अगर राइट हैंड साइड है सेम तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे रहते हैं, सेम। तो भाई बस उसको इक्वेट कर देने का। देखो भाई कैसे करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। हाईली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है भाई ये वाला। बस आपको क्या याद रखना है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इनके राइट हैंड साइड में दोनों के NR था। अगर राइट हैंड साइड है सेम तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे रहेंगे, सेम। और मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक लॉ को फॉर्म किया है, ठीक है। और ये जो लॉ है ये 2 गैसेस के कॉम्बिनेशन से मैंने फॉर्म किया है, इसलिए इस लॉ का नाम क्या है भाई, कंबाइन गैस लॉ। इसका नाम क्या है, कंबाइन गैस लॉ। आधे लोगों के दिमाग में आता है ना, इसको कंबाइन गैस लॉ क्यों बोल रखा है? तो बस आपको दिमाग में इतना ही फिट कर लेना है, ये 2 गैसेस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है ये वाला लॉ, इसीलिए इस लॉ का नाम क्या रहेगा, कंबाइन गैस लॉ। याद रखने का, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको साइड में, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में एक फॉर्मूले का लिस्ट बता दूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो होती है वो ये है कि हमारे पास में साइड में एक फॉर्मूले का लिस्ट बना हुआ होना चाहिए। वो फॉर्मूले के लिस्ट से हम लोग इजीली कोई भी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे उस लिस्ट को। अब आधे लोग बोलेंगे क्यों लिस्ट देख रहे हैं, ये तो हमको पता है, हमने सारे लेक्चर्स देखे। लेकिन सुनो ना, आपने लेक्चर्स सारे देखे, आपको फॉर्मूलेज भी सारे पता है, लेकिन आपको वो ट्रिक नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला कौन से न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। अभी तो सब आ जाएगा क्योंकि बुक में सॉल्व किए हुए, लेकिन जब पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा या MCQ में ये क्वेश्चन आ जाएगा या एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ जाएगा, तब तो फंस जाएंगे। तब तो पता ही नहीं रहेगा यार फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। मुझे फॉर्मूले सभी आते हैं, मुझे लॉ भी सभी आते हैं, बट मुझे यही नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है। तो क्या मतलब भाई, क्या मतलब? तो इसलिए मैं आपको फॉर्मूलेस तो बताऊंगी, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है और कौन सी ट्रिक की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे। चलिए देखेंगे गाइस इस पार्ट को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत मज़ा आएगा, देखते हैं इस पार्ट को। चलिए देखेंगे। तो सबसे पहली और सबसे काम की बात आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आपको हम लोगों ने मैंने बताया था बॉयल्स लॉ। तो भाई आपका बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो जो भी आपका प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को, ठीक है। यही कह रहा था आपका बॉयल्स लॉ। मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मुझे बॉयल्स लॉ से मिला। फिर मूव करेंगे सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ था भाई आपका चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स लॉ क्या कह रहा था? चार्ल्स लॉ ये कह रहा था कि जब आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो जो भी आपका वॉल्यूम रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर को, है ना। यही वाला था आपका सेकेंड लॉ। मतलब ही हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, देखना ज़रा, V1/V2 इज इक्वल्स टू T1/T2, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, है ना। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब भी V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2। बाद लोग बोलेंगे ये 1 और 2 का क्या चक्कर चल रहा है भाई। सुनो, यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, इसलिए 1 के सामने 2 आया और 2 के सामने 1 आया। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए 1 के सामने 1 आएगा, 2 के सामने 2 आएगा। समझे या नहीं समझे? आगे के पार्ट की तरफ मूव करेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया? फिर मैंने आपको बताया भाई गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ बताया, गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ क्या कहता है? जब आपका वॉल्यूम है कांस्टेंट, गे-लुसाक लॉ क्या कहता है भाई? जब आपका वॉल्यूम है कांस्टेंट तो जो भी आपका प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। मतलब ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? P1/P2 इज इक्वल्स टू T1/T2। आधे लोग बोलेंगे ये ऐसा क्यों लिखा है? तो सुनो भाई, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को, मतलब ही 1 के सामने 1 आएगा, 2 के सामने 2 आएगा। चलिए मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। फिर मैंने आगे कौन सा लॉ देखा? फिर मैंने एक और लॉ देखा ना, उस लॉ का नाम क्या था? उस लॉ का नाम था भाई एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ देखा मैंने, और भाई मेरा एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि जो भी मेरा वॉल्यूम होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या तो नंबर ऑफ मोल्स को, है ना, ये वाली चीज। फिर मूव किया फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ क्या था भाई? आपका आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन ने आपको क्या बताया कि PV इक्वल्स टू nRT होता है। PV इक्वल्स टू nRT होता है, ये आपको आपके आइडियल गैस इक्वेशन ने बताया, ठीक है। फिर हम लोग मूव किए सिक्स्थ लॉ की तरफ, और सिक्स्थ लॉ आपका क्या था? सिक्स्थ लॉ में हम लोगों ने बस यही देखा कि हम लोग इसी इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो इधर, इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, PV इक्वल्स टू मास इस नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू RT, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर सिक्स्थ लॉ की तरफ मूव किए। सिक्स्थ लॉ में हम लोगों ने क्या देखा भाई? कंबाइंड गैस लॉ। और कंबाइंड गैस लॉ में मैंने आपको क्या बताया? कंबाइंड गैस लॉ में बस मैंने यही बताया P1V1/T1 P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2। समझे या नहीं समझे? चलिए, अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये क्या बता रहे हो आप हमको, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी मुझे पढ़ा दिया है, ये सब मुझे आता है, लेकिन आपको ट्रिक नहीं आती है कि कौन सा कब यूज़ करना है। तो देखो भाई, अब वो ट्रिक बता रही हूँ मैं, बहुत काम की चीज़ है। कहना मुझे यहाँ पे यह है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, उस क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया है प्रेशर और वॉल्यूम, देखो भाई ट्रिक बता रही हूँ, जरा ध्यान देना, ये कोई नहीं बताता है, सब आपको डायरेक्ट बताएंगे, ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम की बात की गई है और आपको पूछ रखा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन में बताया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम की बात की गई है, तो आपके दिमाग में उसी वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए, और वो आपका क्या रहेगा? बॉयल्स लॉ। याद रखना है भाई, कूट के दिमाग में फिट कर लो इस चीज़ को। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम ही दिया है और ये भी बताया गया ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दिमाग में बस एक ही चीज़ आनी चाहिए उस वक्त, और वो क्या रहेगा? बॉयल्स लॉ। समझे या नहीं समझे? चलिए मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अगर आपको बोल रखा है क्वेश्चन में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बात की गई है और आपको बताया गया है कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि प्रेशर कांस्टेंट है और सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात की गई है, तो उस वक्त दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉ क्लिक होना चाहिए, जिसका नाम क्या रहेगा? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अलावा दिमाग में और कुछ भी क्लिक नहीं होना चाहिए। एक तो न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, जनरली यहाँ से कोई न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलता है, यहाँ से भी कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, तब भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो बॉयल्स लॉ है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया ना उसने, समझ जाने का वो बॉयल्स लॉ के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ऐसी और कोई जगह नहीं फिर वहाँ पे वो वाली चीज़ होगी, ठीक है। सेकेंड, अगर आपको प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है ना और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बात की, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि चार्ल्स लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर मैंने आपको आगे का पार्ट ये बताया, यहाँ से क्वेश्चन आता है आइडियल गैस इक्वेशन से। अब आइडियल गैस इक्वेशन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम
प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, इन सब के बारे में बात की है, सबके बारे में बात की गई है ना, सबके बारे में। तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि वो आइडियल गैस इक्वेशन है। समझे या नहीं समझे? सब कुछ आ गया, प्रेशर भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सब कुछ आ गया। तो बस क्लिक हो जाना चाहिए भाई कि वहाँ पे कौन सा लॉ आने वाला है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब कंबाइंड गैस लॉ कब यूज़ करेंगे? दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, कंबाइंड गैस लॉ कब यूज़ करें? तो अगर आपको क्वेश्चन में दो गैसेस के बारे में बात की है, सिर्फ दो गैसेस के बारे में बात की गई है, और आपको प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आरटी सब दे रखा है ना, तो आपके दिमाग में कंबाइंड गैस लॉ आना चाहिए। कंबाइंड गैस लॉ, आई नो दिमाग में बड़े कंफ्यूजन आए होंगे, मैम आइडियल गैस लॉ और कंबाइंड गैस लॉ। तो आइडियल गैस लॉ जब सिंगल गैस के बारे में बात की गई है, और जब दो गैसेस के बारे में बात की गई है तो कंबाइंड गैस लॉ। चलिए भाई, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर दे रखा है और आपको प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसा बताया है, और आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में पूछा गया है, तो दिमाग में बॉयल्स लॉ आना चाहिए। बॉयल्स लॉ को यूज़ करके ही आप लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे। अगर टेम्परेचर की जगह प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है और वॉल्यूम और टेम्परेचर पूछ रखा है, तो आपके दिमाग में चार्ल्स लॉ आना चाहिए। अगर सब कुछ पूछ रखा है, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी, नंबर ऑफ मोल्स भी, और गैस सिर्फ एक ही दे रखी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस, सब कुछ दे रखा है, बट गैस सिर्फ एक है ना, तो दिमाग में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन आना चाहिए। बट अगर प्रेशर भी पूछ रखा है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, सब कुछ दे रखा है, और दो गैसेस के बारे में बात की है ना, दो गैसेस आई है भाई कंबाइन करने वाले, कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? कंबाइंड गैस लॉ। समझे या नहीं समझे? ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये जो ट्रिक है ना, ये क्वेश्चंस को करने की सबसे बड़ी मतलब हेल्पफुल थिंग है। आपका वेपन हो जाएगा ये कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लो भाई, सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करेंगे हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो दो गैसेस है ना, ये जो दो गैसेस मैंने आपको बताई हैं, ये दो गैसेस मतलब क्या रहेगा आपकी? वन गैस इन टू कंडीशंस, वन गैसेस इन टू कंडीशंस, मतलब दो अलग अलग कंडीशन दी जाएगी। ऐसा नहीं कि दो गैस दी जाएंगी, एक गैस को दो अलग अलग कंडीशंस में दिया जाएगा। तो आपको दिमाग में आ जाएगा उस वक्त कि कंबाइंड गैस लॉ यूज़ करना है। वन गैस इन टू कंडीशंस, यहाँ पे एक गैस रहेगी और एक ही कंडीशन रहेगी, एक ही प्रेशर, एक ही वॉल्यूम, एक ही टेम्परेचर रहेगा। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, एक प्रेशर की जगह दो प्रेशर रहेंगे, दो वॉल्यूम रहेंगे, दो टेम्परेचर रहेंगे। समझ में आ जाएगा कि वो कंबाइंड गैस लॉ से आया है भाई, वन गैस इन टू कंडीशंस। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्मूले भी आपके सामने हैं, ट्रिक भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, और करेंगे हम सब मिलके सारे के सारे इस न्यूमेरिकल को। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 148 पर प्रॉब्लम नंबर 10.3 को। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 10.3 को। प्रॉब्लम नंबर 10.3, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस वॉज प्लेस्ड इन अ फ्लेक्सिबल 9 लीटर कंटेनर। सबसे पहले आपको वॉल्यूम दे रखा है, फर्स्ट वॉल्यूम आपको दे रखा है, और फर्स्ट वॉल्यूम का वैल्यू दे रखा है आपको 9.0 लीटर। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। भाई जैसा जैसा दिखता है ना, बिल्कुल वैसा वैसा लिखना है। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। फिर आपको बोल रखा है प्रेशर 1.5 एटमॉस्फेयर, प्रेशर भी दे रखा है भाई 1.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखो क्या किया करना है आपको, फिर और आगे कंडीशंस दे रखी है, तो और आगे कंडीशन दिए रखी है, मतलब दो दो कंडीशन आ गई। तो अब आप लोग ही मुझे बताओ कि कौन सा लॉ हम लोग यूज़ करेंगे। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, क्वेश्चन अभी बाकी है भाई, पिक्चर बाकी है, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो गैस वॉज कंप्रेस्ड टू अ वॉल्यूम ऑफ 3.0 लीटर्स। अब उसका जो न्यू वॉल्यूम है वो 3.0 लीटर है। हीट वॉज एडेड अंटिल द टेम्परेचर रीच 600 केल्विन। अब सेकेंड वाला टेम्परेचर 600 केल्विन है, और आपको बोल रखा है व्हाट इज द न्यू प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे जो आपको ऑब्जर्व करना है ना भाई, वो ये है कि कंडीशन 2 दे रखी है। अब फॉर्मूले इतने सारे हैं, फॉर्मूले आपको सब आते भी होंगे, आपको लॉ भी कूट कूट के आते होंगे, बट अगर आपको ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे कौन सा यूज़ करूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जब भी दो कंडीशन आ जाती है तो हम लोग कौन से लॉ को यूज़ करते हैं। दो कंडीशन आई हैं, कंबाइन करने वाले हैं ना, कौन सा लॉ रहेगा भाई? कंबाइंड गैस लॉ। यस,
कंबाइन गैस लॉ हम लोग यूज करेंगे, कंबाइन गैस लॉ। तो भाई आपका कंबाइन गैस लॉ कहता क्या है? कंबाइन गैस लॉ जो है वो कहता है P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। समझे या नहीं समझे? बस चलिए भाई, P1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 1.5 एटमॉस्फेयर। V1 का वैल्यू कितना दे रखा है? अच्छे से लिखते हैं 1.5। V1 का वैल्यू कितना दिया है आपको? 9 अपॉन T1 का वैल्यू कितना दिया है? 300। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस वैल्यूज को पुटअप कर दिया। P2 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? P2 दिया ही नहीं है, वो तो कैलकुलेट करना है। V2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 और T2 का वैल्यू कितना दे रखा है भाई? 600। बहुत ईजी से निकाल सकते हैं, बहुत ईजीली। चलिए क्या करना है, देखो भाई P2 का वैल्यू मुझे निकालना है। इस 600 को ऊपर लेके जाऊंगी, 1.5 इंटू 9 इंटू 600। मैंने कुछ भी नहीं किया, इस 600 को मैं यहाँ से यहाँ लेके चली गई, ठीक है। अपॉन में आएगा 300, इंटू में आएगा 3। तो कुछ भी नहीं करना है भाई, इस 1.5 इंटू 9 को एज इट इज़ लिखेंगे, इस 600 को ऊपर भेज देंगे, नीचे में 300 एज इट इज़ लिखेंगे और ये वाले 3 को यहाँ भेज देंगे, ठीक है। फिर आपको ये वाला कैलकुलेशन करना है। तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, देखो भाई 3 3 जार 9 होता है, 300 2 जार 600 होता है, ठीक है। 1.5 इंटू 3 2 जार 6 होता है और 15 6 जार कितना होता है भाई? 15 6 जार कितना होता है? 90 होता है। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो 9.0 एटमॉस्फेयर ये आपके P2 का वैल्यू रहेगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, करना बड़ा आसान था। फॉर्मूले भी आपको आते थे, लेकिन ट्रिक समझ में आ गया ना। 2 कंडीशन है, मतलब कौन सा लॉ रहेगा भाई? कंबाइन गैस लॉ। समझे या नहीं समझे? लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 10.3 को तो कर लिया। अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। वो भी आपको सेम पेज नंबर 148 पर दे रखा है गाइस, और वो प्रॉब्लम नंबर है आपका 10.4। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को, जिसका नाम है प्रॉब्लम नंबर 10.4। देखते हैं, चलिए भाई देखेंगे। सबसे पहली बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि सपोज अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन, ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि PV का वैल्यू nRT होता है, PV इक्वल्स टू nRT होता है अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन। आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये जो R है ना, ये जो आपका R है, इस R के टोटल 3 वैल्यूज़ होते हैं, इस R के टोटल 3 वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। पहला होता है 8.314 जूल अपॉन केल्विन मोल, ये मैं आपको लास्ट वाले क्लास में बता चुकी हूँ। सेकेंड होता है आपका R का वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल, ये आपका सेकेंड R का वैल्यू होता है। और थर्ड आपका R का वैल्यू होता है 2 कैलोरी अपॉन केल्विन मोल, ये मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था। अब बस आपको याद क्या क्या रखना है वो भी बता देती हूँ मैं। इसी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो dm³ एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल, ये भी मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीटर का ही मतलब dm³ होता है, ठीक है। अगर आपको ये वाली चीज़ें पता हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए गाइस देखेंगे हम लोग हमारे न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल में आपको बोल रखा है फाइंड द टेम्परेचर एट विच इन डिग्री सेल्सियस। आपको पूछ रखा है भाई टेम्परेचर, प्रॉब्लम नंबर 10.4 में आपको बोल रखा है फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आपको बोल रखा है डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एट विच द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ अ नाइट्रोजन गैस बिकम्स। चलिए देखेंगे गिवन डेटा कौन सा है, आपको कौन सा डेटा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू है 10 dm³, ठीक है। आपको याद रखना है कि dm³ का मतलब ही लीटर होता है, तो मैं इसको 10 लीटर भी लिख सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि dm³ मतलब ही लीटर होता है। तो क्या मैं 10 dm³ को 10 लीटर नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ। फिर आपको दे रखा है प्रेशर का वैल्यू आपको दे रखा है 2.46 एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसी के अलावा आपको यहाँ पे और क्या दे रखा है? और कुछ भी दे नहीं रखा है। चलिए भाई अब मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, एन का मतलब ही क्या होता है? एन का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स,
जो कि आपको 1 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मुझे आपको 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना है। इस इक्वेशन में जो भी ये टेम्परेचर रहता है ना, ये आपका हमेशा इन केल्विन रहता है। टेम्परेचर आपका हमेशा इन केल्विन रहता है। ठीक है, सेकेंड बात आपको ये पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर जो होता है इन केल्विन, इसी का मतलब होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये भी मैंने लास्ट वाले क्लास में बता दिया था। मतलब कहना मुझे ये कि अगर मुझे आइडियल गैस को इक्वेशन को यूज़ करना है, बड़ा इजी है, कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसमें जो जो टर्म्स आते हैं ना, उनका सिलेक्शन बड़ा डिफिकल्ट थिंग है। मतलब कहना मुझे ये है, उसमें क्या है भाई, कोई भी लिख देगा आइडियल गैस इक्वेशन। देखो मैंने लिख दिया आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। कोई बच्चा भी इसको लिख के सॉल्व कर लेगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, इसमें टर्म्स कौन से यूज़ करना है उसके लिए ये लगने वाला है भाई, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो पहली बात आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे R के टोटल 3 टाइप के वैल्यूज होते हैं, वो आपको सिलेक्ट करते आना चाहिए कि आपको कौन सा R का वैल्यू यूज़ करना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये टेम्परेचर केल्विन में ही रहता है, ये भी चीज़ दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। चलिए देखें भाई, यहाँ पे आपको क्या पूछ रखा है, यहाँ पे आपको पूछ रखा है टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ भाई, देखना ज़रा, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं T = PV/nR लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? कुछ भी नहीं किया मैंने। इस T को मुझे कैलकुलेट करना था, मैंने इस NR को नीचे भेज दिया, इस NR को नीचे भेज दिया, हो गया। चलिए मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अगर आगे के पार्ट की बात की जाए ना, तो आपको प्रेशर का वैल्यू कितना दे रखा है, 2.46 atm एटमॉस्फेयर दे रखा है प्रेशर का वैल्यू। ठीक है, फिर वॉल्यूम का वैल्यू आपको कितना दे रखा है भाई, लीटर को ही आप DM³ भी बोल सकते हो। ठीक है, नीचे में आपको चाहिए n का वैल्यू कितना है, 1 मोल इंटू R। अब बड़े कन्फ्यूजन में आ गए सारे के सारे, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैम ये R के वैल्यू तो 3 है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, मुझे पता है मुझे याद करना है, बट मुझे पता नहीं चल रहा कि R का मैं कौन सा वैल्यू यूज़ करूँ। तो देखो अब मैं आपको एक ईजी ट्रिक पढ़ाने वाली हूँ, एकदम ध्यान देना भाई। यहाँ पे आपको प्रेशर काय में दे रखा है, एटमॉस्फेयर में। भाई यहाँ पे आपको वॉल्यूम काय में दे रखा है, लीटर में। तो R की यूनिट की तरफ देखो बस, वैल्यू की तरफ मत देखो, अपनी निगाहें बस और बस यूनिट की तरफ होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा यूनिट है जिसमें लीटर और एटमॉस्फेयर आते हैं? भाई ये वाला यूनिट है जिसमें लीटर और एटमॉस्फेयर आते हैं, इसलिए मैं R का कौन सा वाला वैल्यू यूज़ करूँगी, ये वाला। समझे या नहीं समझे? तो R के वैल्यू 3 थे, बट मुझे वो वाला R का वैल्यू चाहिए जिसमें क्या आता हो, लीटर और एटमॉस्फेयर आता हो, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज जो है वो लीटर और एटमॉस्फेयर के टर्म्स में दे रखे, इसलिए मैं R का ये वाला वैल्यू ही यूज़ करूँगी। कितना वैल्यू है भाई R का, 0.0821। तो मैं क्या लिखूँगी, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल। मैंने यही वाला वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये दोनों टर्म्स यहाँ पे दिख रहे लीटर एटमॉस्फेयर, इसलिए मेरे को R का वही वाला वैल्यू यूज़ करना है जिसमें लीटर एटमॉस्फेयर आएंगे, तभी तो वो कैंसिल होंगे ना। ठीक है, अब इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सारे के सारे इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर सॉल्व करने के बाद मेरा आया था 299.63। ये तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बट आधे लोग पता है क्या करेंगे, आधे लोग इसको डिग्री सेल्सियस लिख के आ जाएंगे, इतने पागल रहते हैं ना, आधे लोग डिग्री सेल्सियस लिख के आएंगे। आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, टेम्परेचर काय में रहता है भाई, केल्विन में। तो ये टेम्परेचर आपका केल्विन में आया है। हो गया भाई क्वेश्चन सॉल्व? नहीं हुआ। यहाँ पे आपका आंसर टेम्परेचर इन केल्विन में आया। आधे लोग इसी को डिग्री सेल्सियस लिख के आ जाते क्योंकि क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस पूछा है भाई, लेकिन याद रखना इक्वेशन से हमेशा डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में टेम्परेचर आता है। फिर आप केल्विन से डिग्री में कन्वर्ट कर लो ना भाई। देखो कैसे करेंगे। टेम्परेचर इन केल्विन का मतलब होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो अगर मुझे निकालने का है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो कैसे निकालेंगे भाई, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया मैंने, इसको इधर भेज दिया तो ये माइनस बन गया। देखो भाई, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इसी का मतलब क्या रहेगा, टेम्परेचर इन केल्विन 299.63 माइनस 273.15, माइनस कर देंगे, कितना वैल्यू आता है, 26.48 मेरा आंसर आया है। आप लोग भी चेक करो, मैंने भी इसको सॉल्व किया है, आप लोग भी सारे के सारे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ पर्टिकुलरली मिस्टेक कहाँ पे होंगी। देखो, R का वैल्यू चूज़ करते वक्त मैंने जो ट्रिक पढ़ाई है वो याद रखना है।
सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे आधे लोग बिना सोचे समझे डिग्री सेल्सियस लिख के आ जाते हैं, बट याद रखना ये इक्वेशन में टेम्परेचर केल्विन में ही होता है। फिर बाद में अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो ना भाई। लो भाई सारे के सारे स्क्रीनशॉट इसका। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है आपका रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास, प्रेशर एंड डेंसिटी। डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास और प्रेशर के बीच में कौन सा रिलेशन होता है वो हम लोग को देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एकदम इजी थिंग है, एक बार समझ गया ना तो इतने बड़े डेरिवेशन को याद भी नहीं रखना पड़ेगा। सिर्फ मैं आपको वो ट्रिकफुली पढ़ाने वाली हूँ, बहुत मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास एंड प्रेशर ऑफ अ गैस। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन किसका रिलेशन भाई, इनका रिलेशन, मॉलिक्यूलर मास जिसी को हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं, डेंसिटी एंड प्रेशर, इनके बीच में हमको रिलेशन देखने का है। तो चलिए भाई देखेंगे हम लोग इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। जरा देखना, यहाँ पे ध्यान देना, सारे के सारे यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो मुझे पता है भाई कि आइडियल गैस इक्वेशन मेरा क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन मेरे को क्या बोलता है, आइडियल गैस इक्वेशन मेरे को ये बोलता है, अब तो सबको आ गया होगा आइडियल गैस इक्वेशन, कितने बार पढ़ लिए, PV इक्वल्स टू nRT। यही तो होता है भाई आपका आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। चलिए अब मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि आपको रिलेशन चाहिए मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी और प्रेशर के बीच में। देखो मैं आपको डेरिवेशन करने का एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है भाई, प्रेशर दे रखा है, बट क्या आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है कहीं पे, नहीं दिया है। क्या आपको डेंसिटी दी है कहीं पे, नहीं दी है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर दिया है। मतलब अगर आपको रिलेशन बनाना है तो आपको वो पैरामीटर्स भी तो चाहिए क्वेश्चन में। अगर उस एक्सप्रेशन में पैरामीटर्स रहेंगे नहीं ये वाले, तो रिलेशन कहाँ से बनाएंगे उनके बीच में भाई। अगर आपको रिलेशन बनाना है तो वो आपके सामने तो चाहिए, समझ जाओ सारे के सारे, तो वो सामने तो चाहिए ना, ठीक है। बट वो तो है नहीं, सिर्फ प्रेशर ही है, उसके अकेले रहने से क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे आगे की तरफ। तो सबसे पहले अब एंट्री किसकी होंगी भाई, मॉलिक्यूलर मास की एंट्री होगी पिक्चर में। तो आप सबको पता है कि n का ही मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। इसी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। मास का मतलब क्या होता है, छोटा m। मॉलिक्यूलर मास का मतलब भी क्या होता है, mm, वो भी कैपिटल वाला। समझे या नहीं समझे। तो अब देखो भाई किसकी एंट्री होगी पिक्चर में, मॉलिक्यूलर मास की एंट्री होगी। यह है इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। देखो भाई क्या होगा, यह है आपका PV, n के जगह पे क्या लिखेंगे, m अपॉन mm इंटू RT, ठीक है भाई। चलिए अब आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई प्रेशर तो पहले से ही था, रिलेशन तो 3 लोगों के बीच में ऑब्टेन करना है। क्या मैंने मॉलिक्यूलर मास को ला लिया, हाँ भाई मेरा मॉलिक्यूलर मास का भी एंट्री हो गया है। बट क्या मैं रिलेशन को ऑब्टेन कर सकती हूँ, नहीं, क्योंकि रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए पहले वो चीज़ सामने तो होनी चाहिए। प्रेशर तो पहले से सामने था, अब मैंने मॉलिक्यूलर मास को भी ला लिया, चलो भाई वो भी आ गया, लेकिन क्या डेंसिटी आई, नहीं। तो अब मुझे किसको लाना पड़ेगा पिक्चर के अंदर में, डेंसिटी को, तभी तो रिलेशन ऑब्टेन करेंगे ना। तो चलिए भाई अब हम लोग लाएंगे सारे के सारे किसको, डेंसिटी को। अब आगे मुझे कहना जो है वो ये है कि जो भी डेंसिटी होती है ना भाई, डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी होता है। मास मतलब एक छोटा m और वॉल्यूम मतलब v, इसी का मतलब डेंसिटी होता है। डेंसिटी को हम लोग रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका 4। फिर अब मैं क्या करूँगी भाई, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बस वही करूँगी, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन 3 में पुटअप कर दूंगी, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस बहुत आसान है। चलिए देखेंगे किस तरीके से पुटअप होगा। सबसे पहली बात जो आपकी है यहाँ पे वो ये है, इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर देंगे। देखो इधर क्या होगा, ये है आपका P, ये मॉलिक्यूलर मास को मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक है। ये आपका छोटा m, ये आपका RT, ये अपॉन V। देखो क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। ये आपका मास, ये RT, इसको एज इट इज़ रखा, इस mm को यहाँ से ऊपर भेज दिया और इस V को नीचे भेज दिया। mm को ऊपर भेज दिया, V को नीचे भेज दिया। अब देखो भाई, अभी मैंने क्या देखा
कि मास अपॉन वेलोसिटी का ही मतलब, मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो चलिए भाई देखो क्या होगा, प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम का ही मतलब क्या होगा, डेंसिटी इनटू आरटी। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। चलिए और आगे मूव करेंगे हम लोग सारे के सारे, और आगे आप लोग क्या लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास का ही मतलब क्या रहेगा, रो मतलब डेंसिटी इंटू आर इंटू टी अपॉन पी, ऐसा भी लिख सकते। और क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी को, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को। ये भी रिलेशन आपको मिला है भाई, यही तो आपका पॉइंट है, ठीक है, यही तो आपका रिलेशन है जो आपको मिला है। तो बहुत सा आसान था, कुछ भी नहीं करना था। सबसे पहले इक्वेशन को लिखा, प्रेशर तो पहले से दिख रहा था, मॉलिक्यूलर मास को कैसे लाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रख के। अब ये दोनों की एंट्री हो गई थी, डेंसिटी की एंट्री बाकी थी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इस वॉल्यूम को नीचे भेज दिया, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब भी डेंसिटी होता है, पुटअप कर दिया उसके वैल्यू को, मिल गया मुझे रिलेशन। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब इस रिलेशन के देखने के बाद, ये रिलेशन किसके बीच में था, पैरामीटर्स के बीच में। इसके बाद में अब हम लोग देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वाले लॉ को, जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे एकदम तोड़ा के तरीके से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। देखते हैं इस पार्ट को। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसके मैं स्टेटमेंट को लिख देती हूँ, फिर आपको इसको एकदम बेस्ट तरीके से समझा के देती हूँ, टेंशन लेने का नहीं। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर एकदम बेस्ट तरीके से समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, the total pressure of a mixture of two or more non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of individual gas in a mixture। दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैम ये क्या सेंटेंस लिख दिया, कुछ भी समझा नहीं। अरे कुछ समझा नहीं तभी तो मैं आपके साथ में हूँ ना। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे इसको अपने तरीके से। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि जो भी आपका टोटल प्रेशर होता है ना, जो भी आपका टोटल प्रेशर होता है, उसी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसी का मतलब सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ चलते जाती है आपके पी एन तक के, ये वाली चीज़ आपकी चलते जाएगी। चलिए एक बार समझ लेते हैं। अब आधे लोग बोलेंगे ये कैसा लॉ है, तो सुनो भाई, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, इसके पहले ऐसा नहीं किया है। देखो भाई, करते हम लोग सारे के सारे करते हैं, बट आपको पता नहीं है। देखो अगर सपोज मुझे 6 को लिखना है, तो 6 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ 1 + 2 + 2 + 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। क्या 6 को ऐसे नहीं लिख सकते 1 + 3 + 2, लिख सकते हैं। क्या 6 को ऐसे नहीं लिख सकते 1 + 1 प्लस मतलब 1+ वाले मोबाइल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 1 + 1 + 3, हर तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग ये वाली चीज़ करते हैं, अब कुछ नहीं कर रहे, अब लॉ में उसको प्लेस कर दिया। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर टोटल निकालना है तो इन सबको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, वही काम किया भाई। टोटल प्रेशर निकालना था, इसलिए इन सबको क्या किया, प्लस किया। जब मुझे टोटल नंबर निकालना था तो मैंने नंबरों को प्लस किया। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, अगर मुझे टोटल प्रेशर को निकालना है तो मुझे किसको प्लस करना पड़ेगा, प्रेशर को प्लस करना पड़ेगा भाई। तो मैंने किया सारे के सारे प्रेशर को प्लस, और उससे मुझे क्या मिला भाई, टोटल प्रेशर। समझे या नहीं समझे? तो बस आपको याद रखना है कि जो भी आपका टोटल प्रेशर रहता है ना किसी भी मिक्सचर का, उसी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, मैम सब समझ गया, मुझे टोटल प्रेशर भी समझ गया, मुझे समझ गया कि मुझे सम करना पड़ता है पार्शियल प्रेशर का, बट हमको ये तो बताओ ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे पार्शियल प्रेशर वाली चीज़ क्या होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको।
अब आपको याद कैसे रहना है कि डाल्टन्स लॉ में प्रेशर की बात होगी, ये भी बात मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसका नाम जब भी लोगे ना तो ऐसे नहीं बोलना डाल्टन्स लॉ, सारे के सारे आज कसम खाएंगे और कैसे बोलेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पूरा नाम लेने का। अगर आपका मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम लिया और सरनेम नहीं लिया तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं ना, तो मैं आपका पूरा नाम लूँगी, सरनेम लूँगी, तभी तो जाके आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट होगी ना। तो भाई डाल्टन्स लॉ बोलने से काम नहीं चलेगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलना पड़ेगा। अब नाम में ही आ रहा है पार्शियल प्रेशर, नाम में ही आ रहा है प्रेशर, वो खुद आपको बता रहा है भाई मेरे नाम में पार्शियल प्रेशर आ रहा है, मेरे एक्सप्रेशन में प्रेशर तो आना ही चाहिए। आगे की बात भाई, टोटल का मतलब ही क्या होता है, एक एक कसम कर दिया। चलो भाई आगे मूव करेंगे। पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है, ये पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है मुझे तो नहीं पता, चलिए देखते हैं। तो जो भी आपका प्रेशर होता है ना, द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस in a mixture is called as partial pressure, is called as भाई partial pressure। मतलब उसका कहना आपको ये है कि जो भी आपकी इंडिविजुअल गैसेस होती है, मतलब ये फर्स्ट गैस का प्रेशर है इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, ये सेकंड गैस का प्रेशर है पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस। एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, समझ गया सबको, समझे या नहीं समझे? कितना आसान सा क्वेश्चन था ये। अब इसका एक्चुअली एक्सप्रेशन बाकी है, अभी तो सिर्फ मैंने ये समझा है। अब जब एक्सपेरिमेंट सामने आएगा ना बड़ा मजा आएगा भाई। चलिए भाई क्या करने वाले जरा देखो इधर। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पहला सिलेंडर लिया भाई, ठीक है। पहले सिलेंडर को मैंने कुछ इस तरीके से लिया, ये मैंने इसको पिस्टन लगा दिया। अब आधे लोग बोलेंगे मैम पिस्टन क्यों लगा रहे? अरे भाई इसको कवर ही नहीं करूँगी तो गैस उड़ नहीं जाएंगी, फिर मेरा एक्सपेरिमेंट कहाँ से होगा? अगर एक्सपेरिमेंट करने का है तो पैक तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो गैस तो उड़ जाएंगी और मैं पगले जैसे एक्सपेरिमेंट करते रहूँगी, है कि नहीं। सिलेंडर घर में आता है तो खुला आता है या पैक होके आता है? पैक होके आता है ना। चलिए भाई अब सेकंड लूँगी मैं, सेकंड मैंने लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, उसको भी क्लोज कर दिया। मैंने भाई थर्ड भी ले लिया इस तरीके से और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। इसमें था प्रेशर P1, इसमें था P2, इसमें था P3, तीनों में अलग अलग प्रेशर था। ठीक है भाई, तीनों में अलग अलग प्रेशर था। अब मैंने क्या किया जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये तीनों केसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। वॉल्यूम को और टेम्परेचर को मैंने इन तीनों केसेस में कांस्टेंट रखा क्योंकि वो कंडीशन रहती है, वो फॉलो करना है। अब क्या होगा, मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया और इससे कंबाइन वाली चीज़ बनाई, एक कंबाइन वाली मैंने चीज़ बनाई भाई, इससे कंबाइन वाली चीज़। इसको भी क्लोज कर दिया इस तरीके से। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें आपकी फर्स्ट वाली गैस को, आपकी सेकंड वाली गैस को और थर्ड वाली गैस को, तीनों को मिक्स कर दिया। इसमें मैंने तीनों का मिक्सचर लिया है, मिक्सचर ऑफ 1, 2 एंड थर्ड गैस। ठीक है, अब देखो भाई कितना मज़ा आएगा, ध्यान देना। मैंने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया बड़ा मस्त ऑब्जर्व किया। मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई, तीनों कंडीशन है, मैंने तीनों सिलेंडर लिए, तीनों में अलग अलग प्रेशर रखा, एक में P1, एक में P2, एक में P3। टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है भाई। ये आपकी फर्स्ट गैस है, सेकंड गैस है, थर्ड गैस है। और मैंने क्या किया, ये तीनों गैसेस को मिला दिया। एक बड़ा सा सिलेंडर लेके इसको इसके अंदर डाल दिया, इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर, तीनों गैसेस को क्या कर दिया भाई, कंबाइन कर दिया, मिला दिया। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पे मिक्सचर लिया भाई 1, 2, 3 का। क्या ऑब्जर्व किया मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर जो भी प्रेशर रहेगा ना वो P1 प्लस P2 प्लस P3 का रहेगा। अब आधे लोग बोलेंगे मैम PN नहीं आएगा क्या? अरे भाई जब तीन ही चीज़ें लिए तो PN कहाँ से आएगा? 3 लेंगे तो 3 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा, 4 सिलेंडर लेंगे तो 4 प्रेशर आएंगे, 5 सिलेंडर लेंगे तो 5 प्रेशर आएंगे। समझे या नहीं समझे? कितना आसान सा पार्ट था भाई ये। 3 सिलेंडर लिए, तीनों गैसेस को मिला दिया। तो कहना मुझे ये है, जो फर्स्ट गैस का प्रेशर था प्लस सेकंड गैस का प्रेशर प्लस थर्ड गैस का पार्शियल प्रेशर, उसी का मतलब आपका क्या रहता है भाई, टोटल प्रेशर। PT का मतलब क्या होता है भाई आपका, टोटल प्रेशर। T मतलब ही क्या होता है भाई आपका, टोटल प्रेशर। समझे या नहीं समझे? कितना मस्त लॉ था, 1 नंबर लगाना है लॉ। चलिए लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट।
अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चलो मैम एकदम कड़ा के तरीके से डाल्टन्स लॉ मेरे को समझ गया, एक्सपेरिमेंटली में मुझे समझ गया, बट आप मुझे ये तो बताओ कि अगर मुझे रिलेशन चाहिए रहा सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर का इस पी टोटल के साथ में, मतलब कहना मुझे ये है कि चलो मैम मैं समझ गया सपोज कि पी टोटल का मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 चलते रहेगा, बट अगर मुझे रिलेशन जानना है कि पी टोटल और P1 के बीच में क्या रिलेशन है, पी टोटल और P2 के बीच में क्या रिलेशन है, पी टोटल और P3 के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या करूँगा मैं। मतलब क्वेश्चन मुझे ये आया कि चलो भाई मुझे ये सब समझ गया, जो भी लिखा है सब समझ गया, एक्सपेरिमेंट भी समझ गया, सब कुछ समझ गया एकदम बेस्ट तरीके से, बट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि अगर मुझे ये सम ना दिया जाए और मुझे पूछा जाए कि बताओ पी टोटल और P1 के बीच में क्या रिलेशन है, ये तो पूरी की पूरी कहानी है, तो पूरा का पूरा पिक्चर है भाई। अगर एक एक पूछा जाए तब रिलेशन क्या होगा, तो मुझे वो भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के कंटिन्यूशन में उस डेरिवेशन को जो हमें बताएगा एक रिलेशन इस टोटल प्रेशर और एक प्रेशर के बीच में, P1 के बीच में क्या रहेगा, P2 का रिलेशन क्या है भाई PT के साथ में, P3 का रिलेशन क्या है भाई PT के साथ में। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल प्रेशर का रिलेशन विद द टोटल प्रेशर। देखते हैं भाई इसको। चलिए भाई, तो ऑब्जर्व मैंने यहाँ पे क्या किया वो देखेंगे हम लोग। रिलेशन बिटवीन, इस रिलेशन का नाम है रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैस। मतलब अब आपको रिलेशन बताने का है इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर के बीच में। जैसे कि मैंने बताया PT का वैल्यू रिलेशन क्या रहेगा, P1 के साथ, P2 के साथ, P3 के साथ, उसको देख रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए देखेंगे इसको। यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, वो ये ऑब्जर्व किया भाई, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ कि जो भी आपका टोटल प्रेशर होता है, जो भी भाई आपका टोटल प्रेशर होता है ना, उसी का मतलब होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, ये चलते जाता है कब तक के, ये चलते जाता है भाई आपके Pn तक के। ठीक है, आगे मूव करेंगे। आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि PT का मतलब ही क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये वाली चीज़ चलती जाती है टिल Pn। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि अगर मैं बात करती हूँ आइडियल गैस इक्वेशन की, ध्यान देना ज़रा, आइडियल गैस इक्वेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे ये पता चला कि PV का मतलब nRT होता है। PV का मतलब क्या होता है, nRT होता है भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, देखो भाई क्या जाना मैंने, थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं आगे की बात करती हूँ, अगर मैं कंडीशन को लिख देती हूँ यहाँ पे, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर एंड R। देखो भाई ये मैं बोल रही हूँ कि कांस्टेंट क्या क्या है, ज़रा ध्यान देना। कांस्टेंट है आपका वॉल्यूम, ये कंडीशन का ही खेल है। अभी बताया था ना एक्सपेरिमेंट के बाद कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। भाई आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और ये तो R तो वैसे भी आपका एक कांस्टेंट ही है। मतलब ये तीनों के तीनों टर्म्स कैसे है, कांस्टेंट। वॉल्यूम भी है आपका कांस्टेंट, टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट, और जो भी आपका R है ना, R वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। चलिए अब मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे आप लोगों ने ये जाना, तो अगर मैं P1 लिखती हूँ इंटू V इक्वल्स टू N1 इंटू RT, ऐसा लिख सकते हैं भाई। अगर मैं लिखती हूँ P2 इंटू V इक्वल्स टू N2 इंटू RT, अगर मैं लिखती हूँ P3 इंटू V इक्वल्स टू N3 इंटू RT, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। PV इक्वल्स टू NRT होता है। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये तो कंडीशन है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो भाई वॉल्यूम और टेम्परेचर हर जगह पे देखो कैसा कांस्टेंट है। उनके नीचे मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि वो तीनों कंडीशन में कांस्टेंट है। फिर मैंने ये देखा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R तो वैसे भी कांस्टेंट है भाई। अब आगे मूव करेंगे। आगे मैंने यहाँ से जो जाना वो ये जाना भाई, यहाँ से भी कुछ जाना, यहाँ से भी कुछ जाना। यहाँ से मैंने ये जाना कि P1 का मतलब होता है N1 RT अपॉन V, P2 का मतलब होता है N2 RT अपॉन V, P3 का मतलब होता है N3 RT अपॉन V। करना कुछ भी नहीं है, देखो क्या करना है, मैंने इस वॉल्यूम को नीचे भेज दिया तो N1 RT अपॉन V,
यहाँ पे भी वॉल्यूम नीचे आ गया N2RT/V, यहाँ पे भी आपका वॉल्यूम नीचे आ गया N3RT/V। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे 3 चीज़ें मिल गई। ठीक है भाई, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। आगे आधे लोग बोलेंगे मैम ये ऐसा एक्सप्रेशन क्यों ऑप्टेन किया आपने, कुछ लॉजिक है? हाँ भाई लॉजिक है ना, यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में मुझे करने का है। अगर प्रेशर के टर्म्स में चाहिए रिलेशन तो प्रेशर के तो वैल्यूज निकालने ही पड़ेंगे ना, नहीं तो रिलेशन कहाँ से ऑब्टेन करेंगे भाई? समझे या नहीं समझे? बहुत आसान था। यहाँ पे आपको बस ये बात याद रखना है कि कांस्टेंट क्या क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि वो कंडीशन है, इसलिए मैंने हर जगह पे वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। आर तो भाई वैसे भी आपका कांस्टेंट है, मैंने लिख दिया इसको। चलिए भाई अब आगे की तरफ मूव करेंगे। आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या जाना वो भी देख लेंगे। आगे जो मैंने देखा वो ये है कि जो भी आपका टोटल प्रेशर होता है, इसी का मतलब होता है P1 + P2 + P3। ये चलते जाता है वैसे तो, बट मैं सिर्फ और सिर्फ 3 ही गैसेस कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने 3 ही लिखे। आगे मूव करेंगे। PT, इस P1 का मतलब क्या है भाई? इस P1 का मतलब क्या होता है? N1RT/V प्लस इस P2 का मतलब क्या होगा? P2 का मतलब क्या होता है? N2RT/V प्लस भाई इस P3 का मतलब क्या होता है? N3RT/V। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस क्या क्या किया, इनको इस तरीके से लिख दिया, इनके वैल्यूज को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई। आगे मैंने क्या देखा? आगे मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे RT/V जो है ना वो हर जगह पे कांस्टेंट है। RT/V कांस्टेंट है, कॉमन है, तो मैं उसको कॉमन निकाल सकती हूँ। यहाँ पे है N1, यहाँ पे है N2 और यहाँ पे है N3। कुछ भी नहीं करना है, N1 + N2 + N3 को ले लिया। RT/V तो हर जगह पे कॉमन था, कांस्टेंट था, तो उसको बाहर निकाल दिया। चलिए अब ये है आपका PT, इसी का मतलब क्या रहेगा? RT/V। और इस N1 + N2 + N3 को हम लोग क्या लिखेंगे भाई? N टोटल भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपको मिला 4th नंबर का इक्वेशन। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करना है। आगे मैंने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि जो भी आपका x होता है, इस x का मतलब होता है भाई मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस x का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। तो अगर मुझे निकालना है x1 का वैल्यू, तो इसका मतलब देखो क्या रहेगा? N1/N टोटल। बताती हूँ, सब समझा के देती हूँ, 2 मिनट बस रुको। मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 का मतलब रहेगा N2/N टोटल, और मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 का मतलब रहेगा N3/N टोटल। देखो भाई क्या करने का है? आधे लोग बोलेंगे ये क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। देखो भाई, यहाँ पे जब 1 था तो यहाँ पे मैंने N1 लिया, अपॉन में N टोटल लिया। यहाँ पे जब 2 आया तो मैंने यहाँ पे N2 लिया, अपॉन में N टोटल लिया। यहाँ पे जब 3 आया तो मैंने यहाँ पे N3 लिया और अपॉन में N टोटल लिया। कुछ नया किया क्या? कुछ नया नहीं किया भाई, ये तो करना ही है। सबसे पहले सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब मूव करेंगे हम लोग आगे के पार्ट की तरफ। आगे का पार्ट देखते हैं। तो आगे का पार्ट आपका क्या कहता है, देखेंगे उसको। तो आगे का पार्ट में आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया ना, वो ये ऑब्जर्व किया, ज़रा ध्यान देना। अगर मैं लेती हूँ भाई x1 को, अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 को लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 का वैल्यू क्या है? N1/N टोटल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को लिखने से पहले एक बार मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था PV का मतलब NRT होता है। ठीक है, अगर मैंने P1 लिया तो N1 था, अगर मैंने P2 लिया तो ये N2 था, अगर मैंने P3 लिया तो ये N3 था। ठीक है, मुझे यहाँ से ये भी पता चल गया कि N1 का मतलब ही क्या होता है? P1 × V/R × T। बिल्कुल इसी तरीके से, बस इससे निकाल रहे हैं। N2 का मतलब क्या होता है? P2 × V/R × T। N3 का मतलब क्या होता है भाई? P3 × V/R × T। कुछ भी नहीं कर रहे, इसको नीचे भेज दे रहे, हो गया भाई। तो इससे मुझे 3 चीज़ें मिल गई। ठीक है, अब आगे क्या करना है देखो ज़रा। मैंने लिखा भाई x1 को, मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 को हम लोग लिखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, ज़रा ध्यान देना। मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 का मतलब होता है N1/N टोटल। ठीक है, N1 का वैल्यू कितना है? P1 × V/R × T। ठीक है, N टोटल का मतलब क्या होता है भाई? N टोटल का मतलब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो ज़रा कैसे निकलेगा, ये आपका एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ था, तो इसी से आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, N टोटल = PT × V/RT। बिल्कुल लिख सकते भाई, बिल्कुल लिख सकते।
देखो क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका वैल्यूज चाहिए। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन के साथ में रिलेशन चाहिए एक एक इंडिविजुअल प्रेशर का, उसमें टोटल प्रेशर भी आएगा, तो मुझे N1 का वैल्यू भी पता होना चाहिए और N टोटल का वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो N1, N2 और N3 का वैल्यू मैंने निकाल लिया, उसका जुगाड़ हो गया। अब मैंने यहाँ से N टोटल का भी वैल्यू निकाल लिया, तो अब कुछ भी नहीं करना है भाई, N1 के जगह पे N1 का वैल्यू लिख दिया और N टोटल के जगह पे ये वाला वैल्यू आएगा, PT इंटू V अपॉन RT। ठीक है, आगे मूव करेंगे। आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा भाई, V से V कैंसिल, R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, P1 अपॉन PT। ठीक है, मतलब है मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया भाई, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया X1 का मतलब आया P1 अपॉन PT। तो इसी से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, PT इक्वल्स टू, या तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ P1 इक्वल्स टू PT इंटू X1। तो अब मुझे बताओ क्या मुझे रिलेशन मिला या नहीं मिला, टोटल प्रेशर और इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के बीच में मिल गया। थोड़ी देर पहले मेरे पास डाल्टन्स लॉ का रिलेशन था, जिसमें मैंने ये देखा था कि टोटल प्रेशर का रिलेशन था अलग अलग इंडिविजुअल प्रेशर के साथ में, सारे के सारे प्रेशर का सम था। बट मैंने आपको अभी पूछा था कि मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें एक प्रेशर का टोटल प्रेशर के साथ में रिलेशन हो, मतलब P1 का क्या है इंडिविजुअली, P2 का क्या है सेपरेटली, P3 का क्या है। तो अब मुझे P1 और P टोटल का रिलेशन मिल गया। तो सिमिलरली क्या मैं P2 के लिए भी लिख सकती हूँ, P2 इक्वल्स टू PT इंटू X। जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 था, अब यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तीसरा रिलेशन P3 के लिए क्या लिखेंगे भाई, PT इंटू X3। तो मुझे देखो किस तरीके से ये रिलेशन बहुत ज़्यादा काम का रिलेशन है। यहाँ से एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एंट्रेंस में भी आते हैं, MCQs में भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में लेंगे, एकदम बढ़िया न्यूमेरिकल रहेगा वो, बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। देखो याद रखना है भाई आपको बस एक ही चीज़, ये डेरिवेशन उतना काम का नहीं है, डेरिवेशन नहीं भी आए तो भी चल जाता है। लेकिन अगर मैं डेरिवेशन स्किप करके डायरेक्ट ये पढ़ाई थी तो आधे लोग बोलते थे कमेंट में मैम डेरिवेशन तो लिया ही नहीं आपने, है कि नहीं, इसलिए पहले मैंने डेरिवेशन को लिया। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे इस x का मतलब मोल फ्रैक्शन होता है। अब मुझे रिलेशन मिल गया P1 का, P टोटल का और X1 का, P2 का, PT का और X2 का, इस तरीके से मिल गया सबका रिलेशन, इंडिविजुअल के साथ में मिला है। कुछ भी नहीं करना है, रिलेशन सेम है। जब यहाँ 1 लिया तो यहाँ 1, यहाँ 2 लिया तो यहाँ 2, यहाँ 3 लिया तो यहाँ 3। समझे या नहीं समझे भाई, बहुत मज़ेदार क्लास था आज का। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवेंट येट। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज।